कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। राम राम कृष्ण भाई, राम राम। और कार्यक्रम सुननी सारे बन भाई है ना अपनी। राम राम कृष्ण भाई जी। अनिल भाई, कुदरत जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। बिल्कुल मानो आप? बिल्कुल मानना है। हाँ भाई कुदरत के ही तो हम बन रहे हैं। हाँ हैं हम 5 तत्वों से मिलकर बने। बिल्कुल बने अनिल भाई। और इन्हीं 5 तत्वों में से हाँ। देखो हमने खाने भी मिले, बिल्कुल पीने भी मिले। हाँ। हैं हाँ। और आपने देखा भी होगा कि लगभग इस पृथ्वी पर 70% पानी है। बिल्कुल पानी है। और वही 70% पानी जो है हमारे शरीर में भी है। हाँ हाँ। और एक चीज और कृष्ण भाई जी, आकाश, पृथ्वी, मिट्टी, यानी कि 5 तत्व जो है वो हमने प्राकृतिक से मिला है। हाँ। लेकिन कृष्ण भाई जब हम प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करें ना, देखो कुछ न कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा अनिल भाई जो उस कुदरत के नियम के साथ खिलवाड़ होगा ना, हाँ। तो कुदरत भी जो है बक्सेगी नहीं ना, अपना रंग दिखावेगी। बिल्कुल दिखाओगी ना रंग। हाँ, बिल्कुल दिखावेगी। तो क्योंकि आप देखने लग रहे हो कि आजकल जो है हम अंधाधुंध जो है खेत में खाद का प्रयोग कर रहे हैं। बस इसकी ना पूछो अनिल भाई, लोग जो है ना 1 की जगह 2 कट्टे, 2 की जगह 4, और आपस में देख उस स्कीम ना क्या है, उसने 1 कट्टा गिरा और तो के पीछा क्या है हम 2 गिरेंगे। हाँ। लेकिन जो ये फसल है ना, कई नगर भाई जितनी जरूरत है किसी चीज की उतनी देनी पड़ेगी। अगर आप फालतू देंगे तो देखो कुछ न कुछ तो खराबी होगी। हाँ। और इसके साथ एक और मामला हो रहा। कौन सा? भाई जो हम कीड़े मार दवाइयों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए नील भाई, अगर हम कीड़े मार दवाइयाँ का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो देखो फिर वो मारे भी तो अंदर जाएगा कुछ न कुछ भाग। तो हाँ, ये बात आपकी। उस नापा खावेंगे, अपनी सेहत भी तो नहीं है ना। जिस तरह आजकल बीमारियां देखो कितनी फैल रही हैं। बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। तो मैं तो देखूं अड़ोसी पड़ोसी तीसरा घर है ना, हाँ बीमारी तो भरा पड़ा है। बिल्कुल आम देखा है। तो आम देखा है। और फिर जो है एक बात और भी है, अब हम कह दे भाई फलाना जो है ना वो गेहूं मंगवाना है एमपी का। क्यों भाई? एमपी में तो क्यों? हाँ, मारे हरियाणा में नहीं, मारे और भी हो सके है। बिल्कुल हो सका। जो हम हाँ अपनी प्राकृतिक खेती, हाँ, और उसके साथ साथ जो हम खाद जो है वो जो दूसरी खादें हैं, हमारी जैविक खादें हैं, हाँ। उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। उरी नहीं फिर एमपी हो जाएगा। एमपी के हरियाणा में एमपी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हैं? हाँ। तो फिर आज एक है ना आपको और भाइयों को एक बातचीत सुनवा दें। बिल्कुल सुनाओ, जिससे फायदा भी हो। प्राकृतिक खेती क्यों और कैसे? कौन को है बता? ये है अपने डॉक्टर बलजीत सिंह से। अच्छा, इनसे बातचीत किसने करी? बातचीत देखो करी है अशोक कुमार भाई ने। ले फिर सुनते हैं, आप भी हम भी और जो हमारे किसान भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। साथियों, आज हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, और इसके लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बलजीत सिंह साहन जी को, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU हिसार में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अशोक भाई। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर साहब को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, और इनके साथ ही अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड से इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की है। तो डॉक्टर साहब को प्राकृतिक खेती पर कई सम्मानों से भी नवाजा गया है।
तो डॉक्टर साहब आपका प्राकृतिक खेती को लेके जो नजरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जिस प्रकार से आज केमिकल की जो खेती हो रही है उससे बहुत सारे नुकसान है, हम सभी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब जो आपने प्रारंभ किया है प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में बताइए। तो मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और अशोक भाई, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी केमिकल फार्मिंग है या रसायन खेती जो हम कर रहे हैं इसके बहुत नुकसान है। आज आप देख रहे हैं कि हर घर में एक आपको बीमार मिल जाएगा जी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो दवाइयां नहीं ले रहा हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि बिल्कुल स्वस्थ हो। जिसका कारण क्या है, हम जहर खा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक एक सेब में 14-14 स्प्रे हो रहे हैं, यूरिया है 4 कट्टे 5 कट्टे हम डाले जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो हमारी सब्जियों में आ रहे हैं। और ये जो पेस्टिसाइड हैं, केमिकल हैं, ये अल्टीमेटली कैंसर है, डायबिटीज है, इस तरह की बीमारियां हैं, ये कॉज कर रहे हैं। तो इन बीमारियों का कारण अब हमारी जो खेती है, रसायन खेती है, ये है। तो इसलिए हमें जरूरत है आज प्राकृतिक खेती की ओर जाने की। तो डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी? प्राकृतिक खेती जैसे कि अशोक भाई मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। हमारी जो जमीन है वो खराब हो चुकी है, जमीन हमारी बंजर हो चुकी है। जमीन में आप देखेंगे हमारी जो जमीन का उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो हम जहर डाल रहे हैं, इस जहर से हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर रहे हैं। और जैसे सूक्ष्म जीव मरेंगे तो वहां पे हमारी जो जमीन है बंजर हो जाएगी, इसका ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होता जा रहा है। और अल्टीमेटली जो किसान की इनपुट है, जो लागत है, वो बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है। तो जो खेती है वो घाटे का सौदा हो गया है जी। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हम बात करें केमिकल जो फार्मिंग आज जो आजकल हो रही है, तो विशेष तौर पर इसके नुकसान क्या है? हाँ, जो केमिकल फार्मिंग है अशोक भाई, जैसे इसका सबसे जो मुख्य नुकसान है, जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है आज हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। दूसरा है हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। तीसरा हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जहरीली गैसें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जहरीली गैस आ जाती है तो उसी से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। एक हमारा जो खान पान है, इसमें जो जहर आ रहा है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, बीपी है, ये इस तरह की जो बीमारियां हैं ये केमिकल फार्मिंग की वजह से ही है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो केमिकल फार्मिंग है उसके नुकसान के बारे में बताया। तो जो हमारे किसान भाई हैं वो किस प्रकार प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, या किस प्रकार किया जा सकता है प्राकृतिक खेती को? अशोक भाई, प्राकृतिक खेती एक तरह का तरीका है। इसमें क्या है कि हम जैसे यूरिया और डीएपी डालते हैं, इनके डालने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे पास ऐसे घोल हैं, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, ऐसे ऐसे जैसे हम दवाइयां छिड़कते हैं रसायन या केमिकल फार्मिंग में, उसकी जगह हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारे पास कुदरत ने सब कुछ दिया है। आप देखेंगे मिर्च में कैप्साइसिन होता है, या लहसुन है, प्याज है, इसमें एलिसिन होता है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, इनको मारते हैं। तो उन्हीं चीजों को इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जो हमारा जैसे बायो फर्टिलाइजर है या एनपीके हैं, इनका जो प्लेसमेंट है वो सारी की सारी चीजें हैं वो हमारी जमीन में है। बस जरूरत है कि उन सूक्ष्म जीवों को, केचुआ है, यहाँ पे इसमें माइक्रो क्लाइमेट हम पैदा करते हैं और जो नेचर है उसको उसका काम करने देते हैं। तो हम जैसे फसल लगाएंगे, जो बीज है उसको उपचार करना है तो बीजामृत है। फिर अगर हमें लग रहा है कि उसको खाद की जरूरत है तो जीवामृत है। फिर भी अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लग रही है तो हम जीवामृत डालते हैं। अगर कोई बीमारी है तो हमारे पास ऑप्शन जैसे नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, बहुत सारे ऐसे घोल हैं, ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो किसान अपने खेत में ही तैयार कर सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की जो लागत है वो कम हो। अगर लागत कम होगी तो जो फायदा है किसान का वो ज्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेन रूप से हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती किसान करता है तो उसके फायदे क्या होंगे? हाँ, जो अशोक भाई जैसे प्राकृतिक खेती अगर करता है तो प्राकृतिक खेती में आप देखेंगे जीवामृत बनाते हैं हम। जीवामृत है जो गाय का गोबर है वो लेते हैं, 10 किलो गाय का गोबर और 8 से 10 लीटर गौमूत्र और 1.5 बेसन, 1.5 किलो बेसन और 1.5 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी मिट्टी की वहां से लेते हैं पेड़ के नीचे से, जहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं अच्छे हों, जहाँ पे हमने कभी जहर नहीं डाला। तो ये घोल बना के इसको हम जीवामृत बोलते हैं। ऐसे ही हम घन जीवामृत किसान है वो खेत में तैयार कर सकता है। तो ये चीजें किसान अपने खेत में तैयार करेगा तो जब इसका इस्तेमाल करेगा तो आपने देखा है कि मिट्टी से ली इन चीजें या फिर गौमूत्र है या गोबर है, गुड़ है, बेसन है, ये ऐसी चीजें जो किसान के घर में पाई जाती है। तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इन्वायरमेंट है हमारा, जो
वातावरण है प्रदूषित होने से बचेगा, सबसे बड़ी बात है। इसकी जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की, चाहे हमारा अनाज है, दालें हैं, फल है, सब्जी है, इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का होगा। अच्छी क्वालिटी की चीज खाएंगे हम बीमार भी नहीं होंगे, तो इससे हमारा वातावरण भी बच रहा है, हमारा स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा, किसान की लागत है वो भी कम होगी, पानी है उसका भी बचाव होगा, क्योंकि ये इस तरह की पद्धति है कि इसमें अलग अलग तरीके, जैसे मल्चिंग आच्छादन है कि उसमें धरती को हम ढक के रखते हैं। दूसरा इंटरक्रॉपिंग है कि एक साथ हम कई तरह के क्रॉप हैं वो लगा लेते हैं। तीसरा हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर किसान ओवरऑल ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करता है कि किसान को फायदा ही फायदा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो डॉक्टर साहब विशेष तौर पर बात करें तो कोई भी चीज होती है इसके फायदे नुकसान होते हैं, क्योंकि आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने रिसर्च भी काफी की है प्राकृतिक खेती को लेके। क्या कोई और भी कोई नुकसान भी हो सकता है इसका? ना, इसका नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी सिंथेटिक या कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसी चीज हम यूज नहीं कर रहे जिसका नुकसान हो। हम सिर्फ जो कुदरत के अंदर चीजें हैं, जैसे कोई फसल है, इसमें तो ये भी रिकमेंड किया गया है कि जो हमारी पुरानी वैरायटी के जो बीज हैं, बीज भी किसान अपने खेत में ही पैदावार जो हो रही है उसी के बीज यूज करे। दूसरा, किसान ने उसके वही जैसे मिर्च है, प्याज है, लहसुन है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये जो चीजें हैं ये सारे इस्तेमाल करे प्लांट प्रोडक्शन के लिए, डिजीज मैनेजमेंट के लिए। और जो गाय का मूत्र है या गोबर है या गाय है, इससे हमारी गाय भी बचेगी। आप ये देखो कि आप देख रहे हैं कि सड़कों पे इतना जो गोधन है वो घूम रहा है, तो जो गायें सड़कों पे हैं उनको भी किसान बांधेगा। और उसका, क्योंकि अगर वो दूध नहीं दे रही, उसको दूध की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि गाय है वो दूध कम देती है, तो दूध की जरूरत ही नहीं है। हमें जो गोबर और गौमूत्र उसका इस्तेमाल करेंगे और हमारी जो पैदावार है वो बढ़ेगी। तो इसका कोई नुकसान है ही नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि ये कुदरती है। इसमें कुदरत अपना काम कर रही है, जैसा नाम है प्राकृतिक खेती, कुदरती रूप से खेती। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है? इसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। किसान को कोई बाहर से चीज खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। जो भी उसके खेत में है, किसान हर एक चीज अपने खेत में बनाता है। गोड़ है वो बनाता है, बीज किसान के अपने हैं, और गाय है वो अपनी है। तो इसका मुख्य जो मकसद है कि कुदरत है, कुदरत के अंदर आप देखेंगे, आप जंगल में चले जाओ, पेड़ है तो पेड़ को कौन यूरिया देता है, पेड़ को कौन स्प्रे करता है, लेकिन आप देखते हैं कि वो फलों से लगता है। आप आम के पेड़ देख लो, आप जंगल में जाके देखेंगे तो वहां पे उसका पत्ता है, किसी भी लैब में टेस्ट करा लो, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि वहां पे कुदरती जो माहौल है वो बना हुआ है। ऐसा माहौल हमें अपने खेत में बनाना है। जो किसान भाई हैं, जो हमारे जिनके पास जमीनें कम है, तो वो कोई जरूरत नहीं है कि सारी जमीन पे करे। आपके पास 2 एकड़ है, आप आधा एकड़ में कर लो। आपके पास 10 एकड़ है, आप 2 एकड़ में कर लो। आप एक बार करके देखो, और एटलीस्ट आप जो घर के लिए जो अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने घर के लिए अपने बच्चों को तो जहर ना खिलाएं। वहां से शुरुआत करें, फिर किसान को लगता है कि हाँ फायदा हो रहा है, ये चीज समझ में आ जाती है, तो धीरे धीरे उसका विस्तार करे। अब सरकार इस मिशन को चला रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आचार्य देवव्रत जी महामहिम गुजरात के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, तो वो सारे इस मिशन में लगे हुए हैं। और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में किसानों का सबसे ज्यादा रोल होगा, क्योंकि जो स्टेक होल्डर हैं, तो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे किसान भाई हैं। किसान भाई आगे आए इससे, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो हर नागरिक को चाहिए, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, कहीं भी है, तो उसको खाना अच्छा चाहिए। खाना अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अच्छे खाने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्राकृतिक खेती है, विशेष तौर पर फसलों की बात करें तो सभी में जो चीजें आपने बताई, सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल। अब मतलब भाई इसमें फर्क इतना ही है कि जो प्राकृतिक खेती है, इसमें एक तो हम कोई भी जहर यूज नहीं कर रहे जी, कोई भी हम केमिकल यूज नहीं कर रहे, बाहर की चीजें यूज नहीं कर रहे। हमारा मकसद क्या है कि कुदरत अपना काम करे, एक चीज। दूसरी, जो किसान का खर्चा है वो कम लगे। तीसरा, अगर ये मिशन बन जाता है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे हम बचेंगे। आप देखेंगे कैंसर है, डायबिटीज है, ये सारी जहर की वजह से हो रही है। आज हमारे एरिया में अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल खुल जाए तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे एरिया में ना एम्स खुला है, कैंसर हॉस्पिटल खुला है। इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बीमारियां नहीं होंगी। आप देखते हैं जब हम जहर यूज नहीं करते थे, कैंसर के बहुत कम केस आते थे। बठिंडा ट्रेन है, किसकी वजह से है? क्योंकि वहां पे इतने स्प्रे होते हैं कपास में। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि इन चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीमारियां फैल रही हैं, जहर हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी से पैसा है हमारा विदेशों में जा रहा है, वहां से हम जहर लेके आ रहे हैं, अपनी जमीनों में डाल रहे हैं, जमीनें हमारी खराब हो रही हैं और अपने बच्चों को हम जहर खिला रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती का मकसद ये है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर बलजीत साहरण जी, आज आप स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और निश्चित तौर पर हम आशा भी करते हैं अपने किसान भाइयों से कि हमारे सारे किसान भाई
इस चीज को समझेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण भाई जी, अनिल भाई, तो डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। बिल्कुल डॉक्टर बलजीत सिंह जी ने। हाँ। और प्राकृतिक खेती के बारे में देखिए अनिल भाई जो है ना, किसान भाई है ना हमारे, वो ना थोड़ी बहुत ही जरूर करके देखनी चाहिए। हाँ। फायदा लगे तो बढ़ाते रहो उसको। बिल्कुल 1 किले में करो, 2 किले में करो, बढ़ाते अच्छी करो, अच्छी पैदावार होगी। देखो इसमें एक तो अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अपना स्वास्थ्य अगर आप अच्छा चीज खाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए ज्यादा लगातार वही दवाइयाँ गेरो, खाद गेरो, तो इस तरह की जो है ना फिर दिक्कतें अपने शरीर में भी आने लग रही हैं। आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह जो है ना ब्लड प्रेशर, हाँ, है और शुगर, हार्ट अटैक, हाँ, ये सारी समस्याएं देखो खान पान से चल रही है। आ रही हैं। और आप कल घूमने लग रहे थे खेत में, की बात हाँ, अनिल भाई, घूम तो मैं खड़ा रहा था। अच्छा। पर मैंने उठा खेत में कुछ बीमारी देखी। बीमारी? क्या ही बीमारी? फिर मैंने एक नहीं पूछा, क्या की बीमारी? गेहूं की। अच्छा, गेहूं की बीमारी। तो एक जिम्मेदार मिल गया मना। अच्छा पढ़ा लिखा किसान, अच्छी खेती करा, अच्छी जमीन है उसके पास। हमने सोचा क्यों ना भाई इससे 2 बात कर लूं, मैं भी पूछ लूं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। हाँ। तो फिर मना क्या, अभी एक तेरी मना नहीं बता, भी तो करा के अपने खेत में के ध्यान रखा अपनी फसल का। तो इस बारे में मना एक बातचीत कर ली उससे। कौन थे? राजेंद्र कुमार जी गाँव थी रहते थे। अच्छा, प्रगतिशील किसान। हाँ, प्रगतिशील किसान है वो। ओहो। तो फिर भैया ने भी सुनवा दे उनकी एक बात। सुनवाएंगे जी। श्री राजेंद्र कुमार जी से बातचीत करेंगे और बातचीत रहेगी हमारी कि जो आजकल देखने में आवा राजेंद्र कुमार जी कि जो पीला रतुआ है, अड़ है, इस तरह की बीमारियां आजकल खेतों में आई हुई है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे हमें कि जो आप अपने खेतों में जाके देखते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां आपको अपने खेत में नजर आएंगी? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आजकल हम सुबह जाते हैं खेतों में घूमने के लिए तो पीले रतुए की और अड़ की शिकायत आजकल देखने को मिल रही है जी। हाँ जी, लेकिन इसके यही ज्यादा करा रही है जी। आजकल घास वगैरह की तो खत्म हो चुकी है। ये मेन बीमारी है जो हमारे फसल में आजकल आई हुई है। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि आप अपने खेतों में जा रहे हो और पीले रतुए की या अड़ की बीमारी ज्यादा नजर आ रही है, तो जो पीला रतुआ है इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि कोई दवाई वगैरह डाली जाए? हाँ जी, इसमें डाल रहे हैं सर। कौन सी दवाई? अड़ की डाल रहे जी, एक तो एक्टारा की दवाई। अच्छा। और इसके साथ सर ये पीले रतुए की है जो हमारी टिल्ट कहते हैं, प्रोपिकोनजोल। अच्छा। हाँ, ये डाल रहे जी इसके साथ में। अच्छा, दोनों घोल मिला के जी। अच्छा, यानी कि घोल दोनों इकट्ठी डाल रहे? हाँ जी, दोनों घोल अलग अलग करके और इकट्ठी डाल रहे जी। अच्छा, यानी कि एक ही टंकी बना लो इनकी? हाँ जी, हाँ जी। तो जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह के जो पीला रतुआ और अड़ की जो दवाई है उसमें दवाई कितनी लेनी और पानी कितना लेते हो आप? इसमें जी 250 ग्राम कम से कम एक्टारा लेते हैं जी। और जो अपने पीले रतुए की है इसको 1 लीटर वैसे 3 किले में पाऊंगा जी, लेकिन 2 में ही कर रहे जी ताकि रोकथाम ज्यादा दिन तक रहे जी। अच्छा, यानी कि 1 एकड़ के लिए कितनी दवाई लोगे फिर आप? 1 किले के लिए? 1 किले के लिए आधा लीटर डाल लीजिए हम। अच्छा, यानी कि 250 ग्राम तो आपने एक्टारा और आधा लीटर टिल्ट। हाँ जी, 500 ml मतलब ये। हाँ। तो दोनों दवाइयों को इकट्ठा मिलाते हो? हाँ जी, दोनों को अलग अलग घोल, अलग अलग 2 बाल्टी में घोल करके और फिर इकट्ठा कर लेते हैं। और जी 1 एकड़ में 1 किले में 140 लीटर पानी डालते हैं जी। अच्छा, तो इसका प्रभाव अच्छा है? हाँ जी, इसका अच्छा प्रभाव है जी। और खेती बाड़ी के अंदर देखे हैं कोई नुकसान तो नहीं होता इसका? नहीं जी, इसका कोई नुकसान नहीं जी, दाने पे कोई नुकसान नहीं है इसका। हाँ, हमारी फसलों में कोई नुकसान नहीं जी इसका, और अच्छी रोकथाम भी हो रही है जिससे। अच्छा, यानी कि आजकल जो बीमारी आई हुई है राजेंद्र कुमार जी पीले रतुए की और अड़ की, इसमें काफी हद तक आपने कंट्रोल पा लिया है? हाँ जी, हाँ जी, लगभग जी। इसलिए दवाई ऐसी है जी, अगर स्प्रे करने के बाद ही मतलब वो आगे हमें अगले दिन हम देखने जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ती जी दवाई, उसी समय रोकथाम है जिसकी। अच्छा, यानी कि अच्छा प्रभाव है इस दवाई का? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा प्रभाव है जी, बिल्कुल। और इसके साथ जिस तरह आप दवाई डालते हो कोई सावधानी भी बरतते हो? हाँ जी, सावधानी बरतते हैं जी हम अच्छी तरह से। अपने कपड़े और पायों में जुराबें, दस्ताने आंखों में, और आंखों पे चश्मा भी लगाते हैं जी। अच्छा, ये चढ़ती तो नहीं है दवाई? नहीं जी, चढ़ती तो है जी वैसे, लेकिन सावधानी जरूरी है जी। अच्छा, यानी कि आप पूरी सावधानी से दवाई का छिड़काव करते हो? हाँ जी, बिल्कुल पूरी सावधानी से जी। ट्रैक्टर के साथ करते हो या जैसे आप अपने पीठ पे टंकी वगैरह लगा करके करते हो?
अब तो ये पीठवाड़ी कर रहे जी, ट्रैक्टर से नुकसान ज्यादा होता है जी गेहूं का। अच्छा। हाँ, गेहूं निसरी खड़ी है बिल्कुल ही जी। हाँ, फिर उसमें कई बंदे चाहिए जी ट्रैक्टर वाले पे, इसमें मतलब अकेला बंदा ही आराम से कर लेता है इसके साथ जी। तो इस तरह जो है ना आपने जो दवाई डाली है खेतों के अंदर, वो उसका अच्छा प्रभाव है। जिस तरह की और कोई जानकारी, जैसे हमारे जो किसान है खेती बाड़ी कर रहे हैं प्रगतिशील, और उनके लिए कोई जानकारी जो विशेष है देना चाहोगे? हाँ जी, बस विशेष तो जी आजकल तो यही है। पहले खरपतवार की तो वो तो चली गई, लेकिन आज जो मेन बीमारी हमारे फसलों में आ रही है जी, वो रतुए की और हल्की है जी। अच्छा। हाँ, और हम जैसे ही जाते हैं मतलब हमें पत्तों पर से ही पता लग जाता है, पत्तों में पीड़ापन आए हुए हैं। तो पत्तों को हम जैसे ही हाथ से थोड़ा ऐसे, तो हमारे हाथों पर भी पीड़ापन लगता है जी। जी, ये मतलब कि ये तो इसकी पहचान रही। हाँ, ये पहचान है जी इसकी। और वैसे इसका यही है जी, बस जल्दी से जल्दी अगर हमें फसलों पर ये बीमारी की शिकायत लगे तो स्प्रे जल्दी होना चाहिए, जिसका मतलब लंबे समय के बाद अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ती है जी। मतलब फिर काबू में नहीं आएगी? नहीं, फिर भी काबू आती जी। ऐसी बीमारी हजरत होगी, ये अगले दिन ही हमें ज्यादा बड़ी मिलती है। इसकी पैदावार के ऊपर भी इसका असर है? हाँ जी, पैदावार के ऊपर तो असर है ही, अगर ना रोकथाम हुई। अच्छा, यानी कि कम निकलेगी गेहूँ? कम निकलेगी, पत्ते पर ही से पोषण लेना पेडन और पत्ता ही खराब हो जाता है जी। बिल्कुल। तो ये इसका तो बिल्कुल समय पर ही रोकथाम जरूरी है जी। तो राजेंद्र कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कृष्ण भाई जी, अनिल भाई, आपने बहुत बढ़िया जानकारी जो है ये जुटाई भाई राजेंद्र कुमार जी से। बिल्कुल। और पीले रतुए के बारे में उन्होंने जैसे बताया, लेकिन एक बात है और है कृष्ण भाई कि अगर हम इस तरह की कोई भी अगर बीमारी हो जाए, हाँ, तो अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र है नजदीक का, जो भी कृषि नजदीक जो भी किसान भाई जहाँ भी हैं, तो वहाँ जाकर भी एक बार आप सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी नई दवाई आ गई हो। बिल्कुल। तो और जितना हो सके जल्दी से जल्दी जो है इस बीमारी पे हमने पकड़ जो है वो बना लेनी। बिल्कुल। अच्छा, कल मौसम के बारे में भी कुछ बता रहे थे आप? हाँ अनिल भाई, देखिए मौसम कल के बारे में भी बताओ और आज के बारे में। बिल्कुल बताएंगे। देखिए अनिल भाई, जो आज के मौसम की बात करें तो आज के जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और भाइयों देखो मौसम भी साफ बना रहेगा। और इसके साथ साथ कल हम जो है ना किसान वाणी कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, वो रहेगी पपीते की काश्त पर। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे कृषि में टपका सिंचाई का महत्व क्या है। और कृष्ण भाई जी, आपने फागण के बारे में सुनवा दे बड़ा। हाँ सुनवा के देखिए अनिल भाई, महीना भी फागण का चल रहा है। बिल्कुल, लो फिर। तारिक
तो किशन भाई जी अनिल भाई, फागण का गीत सुना आपने? बिल्कुल। और ये कौन सी फिल्म थी बता? यह फिल्म थी अनिल भाई बहू रानी। बहू रानी। हाँ। और भाई फागण तो देख लाग गे रहा है, दिन भी थोड़े रह गए। दिन भी थोड़े रह गए होली के। और भाई सबसे हम यही चाहेंगे कि फाग जो है वो खेलते वक्त जो है सावधानी जरूर बरतें। बिल्कुल। देखो अनिल भाई, सारे काम वो लिए थोड़ी सी एक चर्चा और कर लें। हाँ लगे आते बिल्कुल खुम्ब के बारे में। खाओ तो सब्जी खुम्ब की, और जिक्र उसका करे नहीं तक करा नहीं। हाँ। देखो चलते चलते जो है वो खुम्ब के कीड़े के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। हाँ। और इसमें जो है कीड़े जो है एक वो है परजीवी सूत्रकृमि, मृत भक्षी सूत्रकृमि, परभक्षी सूत्रकृमि। और जिन भाइयों ने जो है इसमें खुम्ब लगा रखी है तो भाई वो अपना जो है सूत्रकृमि जो हैं ये परजीवी, मृत, परभक्षी, इनसे जो है हमने बचाना है। बिल्कुल। और कंपोस्ट को जो है बनाने में जब आप सावधानी जो है वो जरूर बरतें हैं। तो किशन भाई जी अनिल भाई कुछ आप भी बताना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं तो नहीं बताऊंगा भाई, रोकथाम करने की रक्षा भाई है ना। हाँ बिल्कुल। एक तो खुम्ब भवन और आसपास की सफाई रखा भाई, और बिजाई ते 24 घंटे पहला जो हमारा उत्पादन कक्ष है ना जिसमें खुम्ब ला रखी, उसमें बने चौकटा पे 2% फार्मोलिन का छिड़काव जरूर करें। और छिड़काव में प्रयोग होने वाला जो पानी है भाई साफ लेना है। हाँ निचोड़ का पानी उसमें जो है। हाँ। और खुम्ब की दूसरी बीमारियां भी अनिल भाई, जिस तरह के सूखा बुलबुला और खुम्ब की टोपी पाई, छोटे छोटे बुरे धब्बे जो है ना दिखाई देंगे इस बीमारी में। और तो इसकी रोकथाम पता क्यों करेंगे? कैसे? इसमें जो है ना हमने एक, मैं थोड़ा जिक्र कर लो। हाँ करें। इसमें जो है ना हमने एक तो सफाई का ध्यान रखना है, और इसमें जो है बेवेस्टीन जो दवाई है वो 0.5% का घोल जो है वो हमने छिड़काव करना है। और जहाँ भी आप खुम्ब का प्रयोग यानी कि खुम्ब उत्पादन कर रहे हैं तो जितने भी जो भी यंत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 2% का फॉर्मलिन का उपचार जरूर करना है। तो ये तो रही खुम्ब के बारे में बातचीत। अरीब जो है समय न्यू कह रहा है कि किसान वाणी का समय जो है वो समाप्त होने जा रहा है और भाइयों से लेंगे इजाज़त। लेकिन कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।